इनसे लिखवाने, मुझे राइटर बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम जब राजेश दुबे से करते थे, इनके साथ भी काम करते थे, इनसे लिखवाते थे, और इनके बहुत हमें पैर दबाने पड़ते थे, इनकी जरा मालिश करना पड़ती थी। दद्दू घंटी नहीं बज रही है भाई, घंटी नहीं बज रही, तो ये जो है बड़े नखरे होते थे इनके। तो कई बार ये होता था कि अच्छा ठीक हम लिख के लाए, तो पढ़ लीजिए दद्दू, इसे ओके कर दीजिए, तो लिख लिख के इन्हें दिखाने में आप राइटर बन गए। So now I want to thank Raza Saab, who has also agreed to be a part of this. Raza Saab की और मेरी दोस्ती काफी पुरानी हो गई है। हम करीब 15 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हुई या तो हिंदी में हुई थी या उर्दू में हुई थी। आज मुझे इल्म हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आपकी कितनी अच्छी कमांड है, उसका बहुत रोक पड़ा है इस पर। लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहूंगा, ख्वातीन और हज़रात कहूंगा, क्योंकि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज से ठीक 63 साल कबल आसिफ साहब का जो ख्वाब था वो अमल में आया और मराठा मंदिर में इसका प्रीमियर हुआ था, और एडवांस बुकिंग मंडे से खुली थी और सैटरडे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी एडवांस बुकिंग। यानी बॉम्बे सेंट्रल से 7 रस्ते तक की कतार थी, और वो जो टिकट सीकर्स थे वो रास्ते में ही सोते थे, बिस्तर लेकर आए थे। ये कहूंगा कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। मुगल आजम को रिलीज हुए पूरे 63 साल हो गए। 5 अगस्त 1960। मुगल आजम एक फिल्म नहीं है, मुगल आजम एक तारीख है, एक इतिहास है, और हर भारतीय नागरिक को गर्व हुआ था कि हमारे मुल्क में भी ऐसी फिल्म बन सकती है जो वर्ल्ड सिनेमा को कंपटीशन दे। मुगल आजम जब लगी थी और उसकी एडवांस बुकिंग खुली थी, 3 दिन पहले से वहाँ पे एडवांस बुकिंग की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। लोग अपना बिस्तर लेकर आए थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, और जो लाइन थी वो बॉम्बे सेंट्रल से लेके 7 रस्ते तक हो गई थी एडवांस बुकिंग की। ये ऐसे नहीं होता। जब तक आप में पैशन ना हो, जब तक आप में दीवानगी ना हो, जब तक आप में जुनून ना हो, जब तक आप में डिवाइन मैडनेस ना हो, तो ऐसा जलवा होता नहीं है। फिल्म पैसे से बनती है, लेकिन पैसे के साथ साथ कुछ करने का अज़्म, कुछ कर दिखाने का जुनून, वलवला, वो थी आसिफ साहब की तबीयत, उनका मिजाज। और आज हम याद कर रहे हैं उस महान फिल्म को। एक बात और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के बावजूद उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, टैक्सी में घूमते थे, कार ही नहीं थी। मतलब फन के बादशाह थे और तबीयत के फकीर थे। ये फकीरी थी उनकी। तो आज 63 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद कर रहे हैं, और उस फिल्म को याद करने के साथ साथ सालगिया जी ने जो एक किताब लिखी है 63 साल के बाद, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। और आज भी जब मैं कभी उदास होता हूँ
तो मुगल आजम देखता हूँ मैं। वो एक फिल्म के स्टूडेंट के लिए वो एक लाइब्रेरी है, वो एक किताब है, वो एक टेक्स्ट बुक है। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील मेरा बहुत अजीज़ है। वो 1987 में मेरे पास एज एन असिस्टेंट आया था और पिछले 13 और इतने सालों से हम लोगों का रिश्ता है। बहुत ही ज़्यादा देखिए, आसिफ साहब के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, विजन, ग्रैंड विजन, पैशन, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, सो ही अचीव्ड ग्रेटनेस। सुनील में भी परसिस्टेंस है। आसिफ साहब को 14 साल लगे मुगल आज़म बनाने में, तो सुनील को भी 14 साल लगे इस बुक को लिखने में। सुनील ये बुक मेरे पास लेके आए थे, अभी तक पूरी रेडी नहीं थी, एज ए स्क्रिप्ट, एज ए फिल्म स्क्रिप्ट। उन दिनों मैं फिल्में फाइनेंस करता था। बहुत हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन कुछ हम लोगों की स्क्रिप्ट को लेके मतभेद थे, इसलिए मैंने फिर फिल्म नहीं प्रोड्यूस की। पर मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा सुनील को। मैंने बुक पढ़ी है, उन्होंने पहले भेजी थी मुझे। इट्स अ वंडरफुल बुक। आप सब पढ़िए इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद। सर, ये क्या आईना दिखाती है बॉलीवुड में काफ़ी सारी चेंजिंग हुए हैं, बुक में क्या क्या है? बुक एक बाईगॉन इरा को बहुत बखूबी रिक्रिएट करती है कि 41 से लेकर 60 तक बॉलीवुड में क्या हो रहा था। 1.25 लाख रुपए में फिल्म बनती थी नरगिस और दिलीप कुमार को लेके। आज अगर आप किसी को ये बोलें तो उनको बहुत अजीब लगेगा। और किस तरह से राइटर्स डायरेक्टर्स मिलके काम करते थे, स्टूडियो होते थे, स्टूडियो ही फिल्में फाइनेंस करते थे। आज से बिल्कुल जुदा माहौल था और सुनील ने उसको बहुत बखूबी, इंक्लूडिंग मंटो एंड ट्रैम्स एंड एवरीथिंग, ही हैज़ रिक्रिएटेड इट। थैंक यू। बुक के बारे में मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आई जस्ट गॉट द बुक yesterday and I couldn't resist but finish the whole book in 5 hours, as I just told you all. It's amazing. It's I can't tell you the hard work Sunil has put in. I wish him all the very success. It's a mixture of the reality and the fiction, but the way he has penned it, it's beautiful. And I'll request everyone and each one of you and everybody to read this book. And you can see the hard work of not only the director but also the people who work with him. It is not just one person, I feel. It's the work of a whole team and the dedication and just junoon se not only the director, it's everybody, each and every person who is a part of the movie. I would say from the writers to the script writers to the cameramen to the assistants. You know, if when they all work together the way he has put it in his book, I think now onwards, I mean not that, you know, I'm feeling it does happen today also in Indian cinema. I would not say it Bollywood because I don't really like that word Bollywood. We have Indian cinema. We call it Indian cinema क्योंकि Indian cinema में जितने भी लोग हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैं उन सबको अप्रिशिएट करती हूँ and I think they are doing a fantastic work. Of course, I would never say कि मुग़ल आज़म cannot be made again. वो जुनून और वो उस तरह के लोग, उस तरह के राइटर्स आज भी हैं हमारे पास, उस तरह के डायरेक्टर्स जिस तरह मेरे फादर थे, मुझे यकीन है आज भी है और नहीं है तो होंगे बहुत जल्द. So I wish them all the very best. It's basically the passion. It's the passion, एक जुनून की हद तक जिस तरह का आप कह सकते हैं उसको लेकर फिल्म बनाया जाए या कोई भी चीज़ आप करें. ज़रूरी नहीं कि फ़िल्म हो या आप
किसी भी तरह का काम कर रहे हैं उसमें फुल सिंसियरिटी होनी चाहिए, और जब फुल सिंसियरिटी होती है तो समथिंग लाइक मुग़ल आज़म कम्स अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनील जी को हरीश जी The way Sunil sir has penned down the words, the way he's written this book, this novel, it's absolutely phenomenal. You don't know, there's a very fine line between fact and fiction, and I would leave it up to all of you to decide what exactly do you choose as a fact or fiction. Definitely do some research. You will come up with a lot of stories. I mean, me growing up in this household, I've heard my handful of stories given down from generation to generation, and I was always at awe by all of these stories, everything that was going on with his life, in Asif Saab's lives, and his method of working, his madness, the junoon, the ambition, whatever you want to call it, completely phenomenal. To see Sunil sir also pen those things down and for it to come across to the reader, be it fact or fiction, again, is truly mesmerizing. And I do applaud him, and I wish you all to definitely pick up the book and have a nice read. I wouldn't suggest spending 5 hours reading it. But it was like you know, I just couldn't leave it once I started reading it. I could have taken it very easy and completed the book in 2 days, but no, it keeps you so involved that you don't want to leave it. Yeah, and all hats off to this spectacular Absolutely, absolutely. सुनील जी के बारे में सुनील जी के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, शायद वो किताब ही, जब आप लोग किताब पढ़ेंगे तो किताब will talk volumes about him, and he has done phenomenally, like, you know, he has done absolutely outstanding work on it, all his hard work. And when I got to know that it took him 14 years to do this book, I mean, I have no words. He's really worked very hard, and he's done the way he has done it. It is absolutely fantastic. This is now, I believe, my 3rd time meeting Sunil sir, and I can definitely say that just by meeting him 2 times, you can tell the dedication that he has in his craft, in his work. Even him sharing his own experiences when he was an assistant, and pointing out a certain story, and once I came across that story on the book, I realized that he's a master of words, because I did not expect the way it was shown in the book. So you're definitely a man of many talents, a lot of passion that goes into all of these things, and with your sheer experience, it shows. Yes. And it's very evident in the book, most definitely. We wish him well. सी ब्लैक एंड वाइट फिल्म का अपना एक नशा होता है। ब्लैक एंड वाइट फिल्म के जो शेड्स हैं और जो शेडोज़ हैं वो अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट को ब्लैक एंड वाइट में देखने में तो वाकई मज़ा आता है। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि एक तो आसिफ साहब की खुद की ख्वाहिश थी कि इसको रंगीन बनाया जाए, और इस फिल्म में रंग इतने थे जो दूसरी किसी फिल्मों में देखने को नहीं मिलते, तो ये फिल्म का रंगीन होना भी मतलब एक तरह से मतलब ज़रूरी था, मुझे तो लगता है। तो ये हुआ और अच्छा रंगीन हुआ, और उसके बाद में इसने एक इतिहास रचा, और ये फिल्म जब भी आती है इतिहास ही रचती है। और मुझे वो इंस्पिरेशन जब मिली कि इसके ऊपर किताब लिखी जाए, तो आज ये 14 साल मुझे लग गई, अपने आप में एक इतिहास हो गया कि मैं 14 साल में किताब लिख पाया। इट इज़ नॉट ईजी टू राइट समथिंग अबाउट, और मुझे ये लगा कि इन 14 साल में भी मुझे बहुत सारी बातें अभी और कहनी थी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसमें कह सकता था वो अभी भी अधूरी लगती है, तो और भी चीज़ें कह सकता था, क्योंकि आसिफ साहब की ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ कि मैं
कई चैप्टर्स तो अभी तक टच नहीं कर पाया मुझे लगता है। लेखक के लिए पुस्तक तो लिखते ही हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? क्या टाइम गया इसको, कितनी मशक्कत के बाद ये चुनौती थी? चुनौती तो मतलब पहले दिन से ये चुनौती थी कि मैं तो जब फिल्म एडिट करना शुरू किया था तभी चुनौती का सामना किया था कि क्या काटो, किसी मास्टर की एक फ्रेम भी काट देना मतलब गुनाह होता है, तो वो काटना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी और मुझे वो जॉब दे दिया गया था, तो वो काटा मैंने। खैर लोगों को अच्छा लगा, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो किस्से सुने उनके और जो इंस्पिरेशन मुझे मिली तो मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अब मैं सबसे बड़ा डायलेमा ये था कि मैं इसको जैसी ज़िंदगी है वैसी कहानी उठाऊं या मैं अपना फिक्शन कहूं। और चूंकि मेरे जहन में एक कहानी उभर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि इस किरदार के थ्रू मैं बहुत कुछ कह सकता हूं और बहुत सारे लोगों की कहानी कह सकता हूं। और दूसरा ये कि सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूं, क्योंकि इस फिल्म को बनने में जितने साल लगे उसमें जो कुछ हुआ, हालात किस तरह बदले देश में, वो सबको भी मैं कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री ने जो सफ़र किया पार्टीशन और वो सब, वो भी मैं इसमें कह सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह का काम है, तो वो करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि कैसे मैं जस्टिस कर पाऊँगा सबको। एंड फाइनली आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू एवरीथिंग। Yes, surely. Yes, surely. I consider myself to be a fairly voracious reader, but in my library you'll find more non-fiction than fiction, or fiction that is based on reality. ऐसा क्यों होता है? मैंने कई बार अपने आप से पूछा कि मुझे कोरे फिक्शन से रियलिटी पर आधारित फिक्शन क्यों अच्छे लगते हैं, और वो शायद इसलिए, और वैसे आप जानते हैं आज बायोपिक का ज़माना चल रहा है, वो इसलिए कि हम जब कोई कहानी पढ़ते या देखते हैं तो उसमें रियलिज़म ढूंढते हैं, और चाहे वो बनाया हुआ रियलिज़म, और जब वो दिखता है तो हमें उस पर और एतबार होता है और हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों न रियलिज़म जो खुद पहले से ड्रामेटिक हो उस पर लिखा जाए, और वही सुनील जी ने किया है। उन्होंने एक थोड़ा और मुश्किल कदम उठाया। मैंने ये किया था कोई 15 साल पहले, जब मैंने लता मंगेशकर की बायोग्राफी लिखी, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, और हिंदी में अजीब दास्तां है ये। इन्होंने इसको फिक्शनलाइज किया है, जो बैलेंसिंग प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस उपन्यास में हम असल ज़िंदगी के कैरेक्टर ढूंढ पाएंगे उनके नाम से? जो जानते हैं जी, या जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है कहीं, या जिन्होंने फिल्म देखी है, उनके सामने वो सारे चरित्र अपने आप सामने आ जाएंगे। तो बहुत आसानी से आप उन चरित्रों को देख पाएंगे। लेकिन कई सारे नए कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, वो आपके फिक्शनलाइजेशन का प्रोसेस का, आप बहुत आसानी से उन सारे किरदारों को समझ पाएंगे। यानी मेरा ये ख्याल है कि आने वाली नस्लें जो सुनील सालगिया स्ट्रेटेजिक राइटिंग इंस्टीट्यूट से दे विल टेक अ लीव और इस तरह की और दिलचस्प दास्तानें लिखेंगे। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपका क्या? जैसे मुग़ल आज़म एक सरप्राइज़ की तरह लोगों के सामने आया था, वैसे ही सुनील सालगिया की बुक मेरे सामने सरप्राइज़ की तरह आई है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुग़ल आज़म को याद किया जा रहा है, वैसे ही सुनील सालगिया की बुक को भी लोग याद करेंगे, पसंद करेंगे, और यही मेरी दुआ है इसके लिए। ये हमसे बाद में पैदा हुए, हमसे बाद में इंडस्ट्री में आए, लेकिन के आसिफ पे लिखने के बदले ये पहले लिख गए। इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी। करते हैं जो बॉलीवुड का भी बदलाव आ चुका है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, सबको जानना चाहिए।
इस किताब के बारे में कह सकता हूँ कि भूतो न भविष्यति हिंदी में एक शब्द है, ना ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ी हुई है, 2 या 3 अध्याय पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं। मुझे इस बात का बहुत पूरी तरह से इत्मीनान है कि ऐसी किताबें आज की तारीख में इतने, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2022 के बाद पूरा परिवर्तन आ गया, उस बीच में अगर एक कोई इंसान उस डायरेक्टर के बारे में ऐसी बात लिखना चाहता है, कहना चाहता है अपने लेखनी के ज़रिए, ये बहुत ही अद्भुत है और इसमें पूरा श्रेय इनका है। इन्होंने इस बात को पहली बात तो सोचना कि इस महान कलाकार के बारे में लिखा जाए जिससे नए डायरेक्टर प्रेरित हों, और वो प्रेरणा मिलेगी, मुझे 100% उम्मीद है। ये मैं पूरी तरह से, आप देख रहे हैं, आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और इसके प्रकाशक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी खूबसूरत तरीके से बिल्ड किया उन्होंने, इतना फॉन्ट लिया हुआ है और उतने चैप्टर छोटे छोटे लिखे हैं, क्योंकि आज की तारीख में किताब पढ़ने की आदत लोगों की चली गई है। और उस बीच में अगर सालगिया साहब इस किताब को लिखते हैं और एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिससे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी फिल्म को 14 साल तक बनाना, उसके बारे में सोचना, दिन रात खाना पीना उठना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस डायरेक्टर के बारे में अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 या 5 फिल्में उन्होंने बनाई है और इस फिल्म के ऊपर पूरी ज़िंदगी लगा देना, लोग कहते हैं बहुत एरोगेंट थे, वो आपको कहानियाँ मालूम पड़ेंगी। मुगल आज़म के ऊपर कितनी भी किताबें लिखी गई हैं, सब मैंने पढ़ी हैं, और उन किताबों की खास बात ये होती है कि डायरेक्टर का खास तौर से जिक्र आता है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो तो के आसिफ जैसा हो, जो इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो प्लीज़ खरीदिए, पढ़िए और आशीर्वाद दीजिए इस किताब को, राइटर को। थैंक यू। चलो, 1000 ऐतिहासिक अवसर है और इस समय मैं अपने 2 मित्रों को याद करना चाहूँगा। एक तो इरफान की बड़ी इच्छा थी कि वो के आसिफ का रोल निभाएं। इरफान ने मुझे कई बार अपनी निजी बातचीत में बोला था और इरफान रियली चाहते थे, और मैं कल्पना कर सकता हूँ अभी हमारे एक दूसरे दोस्त तिग्मांशु धूलिया के आसिफ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इरफान को ये कहानी मैंने ही सुनाई थी। जी 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 जी। इरफान वाज इन लव विद द स्टोरी। इरफान को ये कहानी मैंने सुनाई थी और इरफान ने ही शायद तिग्मांशु धूलिया को ये आइडिया दिया होगा, लेकिन तिग्मांशु धूलिया ने अभी तक मेरे पास अप्रोच नहीं किया है किसी राइट्स के लिए। हाँ, तो ये मुगल आजम पर, और ये किताब इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुगल आजम पर सबसे पहली किताब जो अच्छी हम लोगों को लगी थी वो राजकुमार केसवानी की थी, जो जिनकी डेथ हो गई है, भोपाल के जर्नलिस्ट थे। और लेकिन वो किताब मुगल आजम पर थी, ये के आसिफ पर है, राइट जी। तो के आसिफ को लेकर और सुनील जी ने इतनी मेहनत करके ये किताब लिखी है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम कमर्शियल बॉलीवुड पर गंभीर चीज़ें नहीं लिखी जा रही हैं। आर्ट सिनेमा के बारे में और आर्ट सिनेमा के डायरेक्टरों के बारे में बहुत सारी किताबें आपको लंदन में, न्यूयॉर्क में और हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक दिग्गज व्यक्तित्व पर इन्होंने किताब लिखी है, तो ये हार्दिक बधाई के पात्र हैं और ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। ये मेरा संदेश है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज सुनील सालगिया जी की बुक ऑन के आसिफ के विमोचन हुआ है। हालांकि मैं दुखी इस बात का हूँ कि आसिफ साहब से मैं कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उनके एक्टिव रहने के बाद ही मैं पत्रकारिता अपनाया 50 साल पहले। तो के आसिफ का यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनको जब भी रेफ़र करता हूँ करमवीर आसिफ बोलता हूँ। उनका के का फुल फॉर्म भी मुझे पता नहीं, लेकिन करमवीर थे और आजीवन करमवीर रहेंगे उनके जाने के बाद भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म मुगल आज़म के बारे में और आसिफ साहब के बारे में दिनेश जी ऑलमोस्ट 14-15 साल मेहनत करके, दिनेश जी मेरे चाचा थे, दिनेश चाचा है, सुनील जी 15 साल मेहनत करने के बाद ये लिखा है। और ये एक टेक्स्ट बुक इन फिल्म मेकिंग माना जाएगा। लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, और के आसिफ जैसे तो नहीं, कम से कम उनके थोड़ा बहुत नीचे दर्जे तक फिल्म बनाएंगे तो मैं खुश होगा। इस मैगज़ीन आजीवन ट्रेशरेबल बुक है। थैंक यू। लिव्ड ऑन मुगल आज़म। मैं वो फिल्म पी चुका हूँ। मैं नहीं कह सकता कितनी बार मैंने वो फिल्म देखी। आज भी जब भी कभी भी ऐसे होता है, मूड होता है, तो वही देखते रहते। अगर चैनल पे भी आ रहा है तो रिपीट वैल्यू उस फिल्म का मेरे लिए बहुत है। एंड अब ये इसमें क्या है ये पढ़ने के लिए, जिसके लिए उस फिल्म को भी 14 साल लग गए बनने के लिए, इस किताब को भी 14 साल लग गए। 14 साल के बाद वो एक कोहिनूर निकल आया।
आई एम श्योर ये भी एक कोहिनूर है जो मेरे हाथ में है. सो आई कांट वेट ऑनेस्टली कि क्या है इसके अंदर. ये मैं आज से ही पढ़ना शुरू करूँगा. एंड आई एम श्योर कि ये मैं उस बैच से हूँ जहाँ उस फिल्म को हम कहते हैं ना, मैं किसी वो नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आजकल पंगे बहुत हो जाते, पर इट्स अ होली बुक है हमारे लिए. जैसे मुग़ल आज़म एक होली, हाँ मीर का पत्थर कैसे, जी हाँ, जो है, तो ये भी एक आई थिंक एक होली किताब हो गई हमारे लिए. एंड इसका सारा क्रेडिट सुनील सर को जाता है. एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस. थैंक यू. बहुत बड़ी खुशी के साथ बधाइयाँ देना चाहूँगा सुनील जी को, क्योंकि ये किताब उस वक्त आ रही है जिस वक्त हमारे देश में मुस्लिम सोशल्स बनना बंद ही हो गए. एक ज़माना था जब मुस्लिम सोशल्स का दौर था, बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, ताजमहल से लेकर बहू बेगम से लेकर तवायफ तक, निकाह तक. लेकिन अब कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक अजीब सा दौर चल रहा है जहाँ पर इन शहंशाहों को हमारे इतिहास की किताबों से निकाला जा रहा है. ऐसे वक्त में जब एक किताब आती है जो के आसिफ साहब के बारे में है, ये बड़े फ़ख्र की बात है. उसका कारण है कि के आसिफ साहब जो है वो धर्म से ऊपर है. जी हाँ, क्योंकि ये फिल्म ही अपने आप में ऐसी है जो जिसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है. ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इस फिल्म को हर कोई चाहता है, हर कोई मोहब्बत करता है इस फिल्म के साथ में. और ये हिंदुस्तान का नाम जिसने रोशन किया हो इस फिल्म ने, तो वो तो हमेशा एक इतिहास है हमारे लिए. जी हाँ. और ये होता ये है कि हर आदमी की, जब हम मैं कई सालों से 20 सालों से डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ फिल्मों के, तो जब भी हमारे पास कोई आता है फिल्म को लेकर कि सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम एक तमगा हमेशा कहते हैं उनसे कि हर फिल्म मेकर के लिए उसकी फिल्म मुग़ल आज़म होती है. हम हमेशा एक तमगा कहते हैं कि, और बात यह है कि इस फिल्म ने जो स्टेचर अपना डेवलप किया है वो दिन ब दिन बढ़ता ही रहना चाहिए. और इस तरीके की किताबें आज के जनरेशन के लिए ज़रूरी हैं. वो पढ़ें अपने इतिहास के बारे में, वो जानें कि किस तरीके से कितने पैशनेट फिल्म मेकर्स थे जो सिर्फ अपने जुनून से इतनी खूबसूरत क्रिएटिविटी को अंजाम दे सकते थे. बड़ी खुशी हुई और मैं सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस किताब की मैं समीक्षा भी करूँ. थैंक यू. सुनील मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 30 सालों से मैं उनको जानता हूँ. वो मेरे डायरेक्टर भी रहे, उनके लिए मैंने सेट भी बनाया है. मैं बेसिकली प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ. मेरा नाम जयंत देशमुख है. एक तो ये पुस्तक का आना कभी भी किसी सिनेमा के बारे में, ख़ास तौर से भारतीय सिनेमा के बारे में, उसके बैक स्टेज के बारे में और उसके बनावट के बारे में, वो कैसी बनती है, कैसी शूट होती है और कैसी होती है, इस पर एक कोई पुस्तक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. संवाद की पुस्तकें आ जाती, कहानी की पुस्तकें आ जाती, पर सिनेमा के बारे में वैसे ही बहुत कम लोग लिखते हैं. ना अभिनेता लिखते हैं, ना तकनीशियन लिखते हैं. और सुनील अपने आप में डायरेक्टर भी हैं, संपादक भी हैं, तो बहुत सारी टेक्नीशियन भी हैं और डायरेक्टर भी हैं. तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होने की वजह से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है. और एक बहुत लंबे इतिहास को, हर चीज़ के लिए मुग़ल आज़म से जोड़ा जाता है, तो हमको ये देखने को मिलेगी. मेरा एक और अनुरोध है, आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये पुस्तक अंग्रेज़ी में है. मैं चाहता हूँ, सुनील से भी ये अनुरोध करता हूँ कि ये हिंदी में आ जाए. तो हिंदी सिनेमा है, तो हिंदी में पुस्तक क्यों नहीं होना चाहिए. और हिंदी में आएगी तो ये बहुत सारे लोगों तक जाएगी. और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ अंग्रेज़ी दार लोग ना पढ़ें, ये ऐसे लोग भी पढ़ें, स्पॉट बॉय भी पढ़ें, मेरे जैसे लोग भी पढ़ें, और बहुत सारे दूर छोटे छोटे कस्बे के लोग पढ़ें. तो सिनेमा इस तरह होता है. तो मेरा सुनील से अनुरोध है कि ये हिंदी में भी इसका अनुवाद हो जाए, बहुत अच्छी बात है. मैं पुनः सुनील को बधाई देता हूँ. ये पुस्तक देश और विदेश दोनों में ख्याति प्राप्त करे.